नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज में। मैं एक बार फिर आ गई हूँ मेघा आपके साथ। और अब आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे न्यूज रूम में दो तरह की बातें हो रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। और हम सभी जानते हैं कि लोगों का रुझान ज्यादातर सरकारी की तरफ ज्यादा जाता है। सरकारी बाबू सबको बनना होता है, बशर्ते काम किसी को नहीं करना होता। और इस वक्त हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सरकारी फील्ड में पहले पेंशन योजना दी जाती थी और अब कुछ लोग इस बात को जानते होंगे कि अब पेंशन योजना बंद हो गई है, जिसमें हम बात करेंगे एनपीएस और ओपीएस पे। इस समय हमारे साथ आदित्य रॉय जी, जो हमारे न्यूज रूम में पॉलिटिकल बीट्स को कवर करते हैं, वो इस बात पर अपनी पूरी जोर जरिए से चर्चा में लगे रहते हैं। और उनसे हम जानेंगे कि ओपीएस और एनपीएस आखिर क्या है और किस तरह से देश में ये कंडक्ट हुआ। क्योंकि नव युद्ध में इस बात पे बहुत बहस होती रहती है। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि युद्ध जो है इस बात पे काफी लड़ता रहता है और उसे पूरी जानकारी होती भी नहीं है। पहले हम आपको इसकी पूरी जानकारी के बारे में बताएंगे। आदित्य रॉय जी, जो हमारी पॉलिटिकल बीट्स को, एंटरटेनमेंट बीट्स को कवर करते रहते हैं। तो आदित्य, अब आप दर्शकों को एनपीएस और ओपीएस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग में समझाएं और बताएं। देखिए मेघा, ओपीएस सबसे पहले क्या होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो भारत सरकार की पुरानी पॉलिसी थी, जो 1947 में जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके बाद 1950 के बाद ये ओपीएस लाई जाती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि आपको पेंशन मिलेगी। आप किसी भी कितने साल भी आपने काम किया, अगर आपने सरकारी क्षेत्र में आप अगर 5 साल आपने काम किया है तो 5 साल में ही आपको क्या होता था कि पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती थी। इस चीज को देखते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे एक नया पेंशन स्कीम लाते हैं। राज्यसभा में उस समय के हमारे जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने एक बयान देते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण हमारी वित्तीय जो क्षेत्र है, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण। उसके पीछे एक ये तर्क दिया जाता है कि आर्मी से जो रिटायर्ड होते हैं आदमी, जैसे आर्मी से 10 साल जिन्होंने काम किया, आर्मी से 10 साल काम किया और वो किसी अगर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, वो दोनों क्षेत्र के पेंशन का लाभ उठाते हैं। इसके कारण क्या होता था कि वित्तीय बहुत मतलब आर्थिक संकट से सरकार उस समय जूझ रही थी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस समय एक स्कीम आती है एनपीएस। एनपीएस के बारे में मैं बताऊं, एनपीएस क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम योजना। ठीक है, उसमें क्या होता था कि आपका जो लास्ट आप 10% हर साल आप सरकार के फंड में पैसा आप डिडक्ट कराती हैं। आप ही के पैसा को शेयर मार्केट में डाला जाता था। उस समय का जो पैसा जितना शेयर मार्केट शो करता था, आपको रिटायरमेंट के बाद उतना पैसा आपको दिया जाता। लेकिन उसमें क्या होता था कि अब मैं एक बात कहता हूँ कि एक बुजुर्ग माता पिता है, हाँ। जैसे मान के चलिए उनके 2 बच्चे हैं। हाँ। ठीक है, अभी क्या होता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आपकी पूछ है। ठीक है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको रिटायरमेंट मिला, आपने 2 बेटा में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आपकी जीवन जो है वो बदतर हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% में 66% ही जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की अच्छे से देखभाल करते हैं। हाँ। निजी स्वार्थ। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद ये समस्याएं होती थी। ठीक है, आपने पिछला चुनाव आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश की चुनाव, जिसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव हार जाती है। हाँ। आपने हरियाणा का देखा, आपने हरियाणा में तो जीत जाती कैसे भी करके, उसके बाद कर्नाटक हारती है। हाँ। उसके बाद लगातार उनका नीचे गिरते हुए दिखता है। तो सरकार 1 साल से कमेटी बनाई। उस कमेटी में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी इस बार रिपोर्ट देती है सरकार को एक नई स्कीम लाना चाहिए, जिसको सरकार ने कुछ दिन पहले यूपीएस लाई है, जिस यूपीएस का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या है, आप अगर 25 साल सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका जो उस समय जो आप उस कार्य क्षेत्र में उस समय जो आपकी तनख्वाह दी जाएगी उसकी 60% और जो उस समय का महंगाई भत्ता होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, अगर आपने 10 साल काम किया तो आपको 10,000 मिलेगी। ठीक है, उस समय की जो महंगाई भत्ता है वो। तो सरकार इस चीज को देखते हुए यूपीएस को एक सही मानती है।
लेकिन हमारे कुछ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसा मुझे पता चला है कुछ समय पहले कि आप भी सरकारी कर्मचारी रह चुकी हैं और अपने उस क्षेत्र को छोड़ के पत्रकारिता आपने ज्वाइन किया। आप अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं सहमत हैं तो फिर मुझे बताएं। ये बहुत अच्छा था कि एंकर से को एंकर ने कनेक्ट करके हमसे ही सवाल पूछ लिया। पर मैं आपको अपना एक पुराना अनुभव के तौर पर अगर मैं बताती हूँ तो हमारे सरकारी कर्मचारियों में इस बात पर बहुत मतभेद बना रहता है, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी महंगाई करता है या फिर अपनी जो भी सैलरी ले रहा है वो अपने काम की बेस पे लेता है। और ये ऐसा नहीं था कि ये पहले से था, अंग्रेजों के समय पे भी पेंशन योजना नहीं दी जाती थी। ये भी एक कर्णक बाद में हमारे देश में पूरी यूनिफॉर्म तरीके से आज़ादी के बाद से चालू हुई थी, जो कि लोगों को बहुत सही स्कीम लगती थी कि आफ्टर आप रिटायर्ड होते हैं 60 साल के बाद और आपकी पेंशन योजना चलती है, आप किसी पे निर्भर नहीं होते हैं। हमारे देश में निर्भरता के तौर पर अगर हम बात करें तो बुजुर्ग माँ बाप जो होते हैं वो एक समय के बाद बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं। और एक मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ, कम से कम 60 से 70% जो बुजुर्ग फैमिलीज हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, वो बहुत एक तरह से अपने बच्चों पर बोझ की तरह बच्चे उन्हें देखने लगते हैं। और जैसे कि आपने भी शुरू में बोला था कि अगर आपके पास कुछ है तो ही आपकी पूछ है, वरना आपकी कोई पूछ नहीं है। ये हिंदुस्तानी मेंटेलिटी है और ये बहुत गलत रिप्रेजेंट हो रही है हमारे समाज में। मैं एक चीज मेगा बताऊं, पहले वाले राम अब नहीं बचे हैं। बच्चों में अब ये हो गया है, बच्चे इतने मतलब मॉडिफाई हो गए कि अब की जो जनरेशन, हमारी जो जनरेशन आएगी अब और मॉडिफाई है, ठीक है। तो जनरेशन में क्या है कि बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं बट उनमें संस्कार नहीं आता, ये भी सच्चाई। तो इसके कारण सरकार को सोचना चाहिए। ये स्कीम अगर आप मानती हैं बेहतर है तो बेहतर, ऐसे हमारी जो व्यूअर हैं इंडिया न्यूज़ के वो जानेंगे इस स्कीम्स पे उनकी क्या राय है। मैं उन पे सवाल निशान मैं उन पे छोड़ता हूँ। आपने बताया